अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और आज हम वीसीपी डीसीवी का 6.0 का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं पहले हमने इसका जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर क्या कवर्ड किया है और इस लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने एक वीएमएफएस फाइल सिस्टम का मैंने आपको बताया था कि वीएमएफएस फाइल सिस्टम क्या होता है और किस तरह यूज़ होता है। और अगर आपके पास एक न्यू हार्ड ड्राइव है आपने अपने सर्वर के अंदर लगाई है तो उसके बाद उसको किस तरह अपने डाटा स्टोर की शक्ल में अपने EXI में माउंट करवाना है। ठीक है, फिर मैंने आपको आइसकजी की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दी थी कि आइसकजी की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं और आइसकजी को कैसे यूज़ करते हैं। और फिर उसका स्टोरेज पाथ सिलेक्शन, ठीक है, कि उसका पाथ क्या होगा, किस नेटवर्क पाथ से वो जाएगा और किस तरह आपके स्टोरेज को एक्सेस करेगा। ठीक है, फिर NFS डाटा स्टोर का आपको मैंने बताया था कि NFS डाटा स्टोर क्या होता है और ये कैसे क्रिएट किया जाता है। इंशाल्लाह जब अगले लेक्चर में हम अपनी क्लस्टरिंग कर रहे होंगे तब मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक NFS डाटा स्टोर अपनी विंडोज़ मशीन के ऊपर जो कि DC होगा, ठीक है, प्लस मेरा फाइल सर्वर होगा। ठीक है, डीसी प्लस फाइल सर्वर, इसके ऊपर मैं एनएफएस की सर्विसेज इंस्टॉल करके एनएफएस पे एक फ़ोल्डर शेयर करके कोशिश करूंगा उस फोल्डर को मैं अपनी वीएम में मैप करवाऊं EXI में, और फिर ये शेयर्ड स्टोरेज हो जाएगा। और फिर हम करेंगे कि इसके ऊपर अपनी वीएम्स जो है वो स्टोर करेंगे और फिर एक और EXI बनाएंगे हम, और फिर हम इसको उसकी मूव करेंगे और फिर इसकी एच वगैरह देखेंगे EXI की कैसे होती है। चलें बढ़ते हैं पहले हम आज के लेक्चर की तरफ कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एक वर्चुअल मशीन के वर्चुअल मशीन कैसे इंस्टॉल की जाती है EXI के अंदर। ठीक है, और फिर हम उसको VMware टूल्स इंस्टॉल कर रहे होंगे उसके, ठीक है, जो कंपलसरी है आपकी VM के बाद। अगर आप ये नहीं करते तो बहुत सी कुछ सर्विसेज होती हैं, बहुत से जो चीज़ें होती हैं वो इस पे स्मूथली रन नहीं कर सकती। ठीक है, फिर वर्चुअल मशीन की सेटिंग करेंगे कि किस किस तरह की सेटिंग्स हमारे पास मौजूद होती हैं वर्चुअल मशीन की क्रिएट करते वक्त और क्रिएट करने के बाद। फिर हम स्नैपशॉट को डिस्कस करेंगे कि स्नैपशॉट क्या होता है। अगर आप VMware वर्कस्टेशन पे काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा स्नैपशॉट का, लेकिन इसमें स्नैपशॉट किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह वर्क करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम वर्चुअल मशीन की परफॉर्मेंस वगैरह को चेक करेंगे, अगर परफॉर्मेंस में को इसको इंक्रीज करना है, आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो किस तरह इसके अंदर ऐड की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्चुअल मशीन की। जो वर्चुअल मशीन होती है वो आपका एक कंप्यूटर सिस्टम ही होता है। ठीक है, वर्चुअल मशीन कंप्यूटर सिस्टम ही होता है जो आपके फिजिकल जो आपका सिस्टम होता है उसके ऊपर वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये एक ट्रेडिशनल क्या कह लें आप वर्क स्टेशन है। ठीक है, इसके ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो विंडो 8 हो, 10 हो, सर्वर 2012 हो, समथिंग लाइक दैट। जो भी हो वो सिंपल वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, पर उसके ऊपर हम ऊपर उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं। ठीक है, लाइक DC बना सकते हैं, लाइक हम उसके ऊपर सर्विसेज चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन जैसे वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि ये आपका मेन सर्वर है, ठीक है, ये आपकी फिजिकल मशीन है, इसके ऊपर आपने एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया, जैसे हमने एक EXI इंस्टॉल कर दिया तो ये मेरा EXI है। अब EXI के ऊपर बजाय इसके कि मैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता इस पूरे बॉक्स पे, मैंने EXI के ऊपर 1 2 3 4 5 6 VMs बना दी जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये समथिंग 8 है, ये विंडोज 7 है, ये XP है, ये सर्वर 2012 है मेरा, 2008 है। ठीक है, 2008 वगैरह एक्सेट्रा जो भी है मैं इसके ऊपर चला के और डिफरेंट एप्लीकेशन इसके ऊपर रन कर सकता हूँ और ये अलग अलग रन होंगे, मतलब विंडो 8 का कोई ताल्लुक, कोई डिपेंड नहीं होगा ये VM एक दूसरी VM पे। इंडिपेंडेंट आपके जो फिजिकल सर्वर है उस पर रन करेगी ये, और इंडिपेंडेंटली आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद VM टूल्स की बात करते हैं कि VMware टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये एक सूटेबल यूटिलिटी होती है जो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है। ठीक है, और कुछ मैनेजमेंट ऑपरेशन होते हैं जो आप इसकी मदद से आप वो कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको कि वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं अगर आपने VM टूल नहीं इंस्टॉल किया, ये आपने सर्वर के ऊपर ये एक VM बनाई है, ठीक है, और OS इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर VM टूल्स नहीं किए हुए ना अभी तक, VM टूल्स नहीं किए, तो VM टूल्स ना करने की वजह से आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्क नहीं करेंगी या सही चीज़ नहीं देंगी। अगर आप VM टूल्स कर लेते हैं तो सबसे पहला जो आपका
ग्राफिक परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, बहुत स्मूथली रन करेगी। इसकी एग्जांपल जब हम अभी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल भी करेंगे तो वीएम टूल्स इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसकी ग्राफिक परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर भी ये काफ़ी इफेक्ट करता है वीएम टूल्स। अगर आपका वीएम टूल्स इंस्टॉल्ड है तो वो आपकी एप्लीकेशंस बहुत स्मूथली तरीके से रन कर सकती हैं। कुछ शेयर्ड फोल्डर होते हैं जो आप होस्ट एंड गेस्ट फाइल सिस्टम के दरमियान शेयर करते हैं, अगर वीएम टूल्स नहीं इंस्टॉल तो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। कॉपी एंड पेस्टिंग का एक फीचर होता है, जैसा कि आप जानते हैं अगर वीएम टूल्स नहीं इंस्टॉल तो आप इसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। माउस की परफॉर्मेंस, माउस अगर वीएम टूल्स नहीं इंस्टॉल तो आपकी वीएम पे बहुत स्लो स्लो मूव करेगा, जिससे आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। ठीक है, और फिर जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है आपके होस्ट से, जैसे मेरे EXI का टाइम है, EXI का टाइम मेरा इस टाइम 7:12 है और मेरी जो VM अंदर है उसके ऊपर कोई टूल्स इंस्टॉल नहीं है, तो इसका जो टाइम है वो इससे ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता। अगर मैं करवाना चाहता हूँ तो मुझे VM टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कुछ बस 5-6 मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो इसकी वजह से जिसकी वजह से काफ़ी परफॉर्मेंस में इस पे फ़र्क आता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे इसका वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट का, कि स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, स्नैपशॉट्स पे कैसे काम किया जाता है। अच्छा, स्नैपशॉट क्या करता है, स्नैपशॉट एक्चुअली आपकी जो वीएम होती है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपकी वीएम है, ठीक है, और आप इस पे कोई भी काम कर रहे हैं, आपने अपना डाटा वगैरह राइट किया और आपने इस मशीन का आज की डेट में स्नैपशॉट ले लिया। स्नैपशॉट क्या करेगा, वो इस पूरी मशीन की एक फाइल कॉपी करके एक साइड पे कर देगा, ठीक है, और अब आगे जो काम करेंगे वो इस फाइल से आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, जब आप इसको रिस्टोर करने जाएंगे कि अगर आपके यहाँ कोई डाटा एरर आ गया, कोई करप्शन हो गई है, तो आप अपनी ओल्ड स्टेट पे यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से अपनी मशीन को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपना पूरा ओएस दोबारा इंस्टॉल करें, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करें। आप सिंपल अपना स्नैपशॉट रिस्टोर करें और आप अपनी मशीन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक मैंने पिक्चर है, ठीक है, जो VMware की वेबसाइट से ली है मैंने। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ आप अपने जो फर्स्ट है उस पर देखें कि 1 2 3 VMs हैं और ये आपका EXI सर्वर है जो इसके ऊपर होस्टेड है फिजिकल के ऊपर, और ये इसकी डाटा स्टोर है। ठीक है, डाटा स्टोर में आपने क्या किया, आपने इन तीनों की आपने अलग अलग, जाहिर बात है VMs है तो अलग अलग इनकी फाइल सेव हो रही होंगी। ये ग्रीन वाली ग्रीन में मतलब इस ब्लॉक पे सेव हो रही हैं, ब्लू वाली इस ब्लॉक पे सेव हो रही हैं, येलो वाली इस ब्लॉक पे सेव हो रही हैं। आपने क्या किया, आपने किसी टाइम पे, ठीक है, या आज आपने 1-1.5 घंटा पहले क्या किया कि आपने ना इन इस मशीन का जो ग्रीन वाली है या तीनों का आपने स्नैपशॉट ले लिया। आपने राइट क्लिक किया, आपने कहा आज 10:15 का PM का स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, उसने क्या किया, आप उसने एक स्नैपशॉट करके इस इन 3 फाइल्स को डाटा स्टोर पे अलग से राइट कर दिया। ठीक हो गया, अब ये फाइल्स आपकी सेपरेट है। अब जो भी आप काम करेंगे वो बजाय इसके कि डायरेक्ट इस यहाँ स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा आगे। ठीक है, ताकि आपके पास एक प्रीवियस उसकी कॉपी पड़ी रहे। अब क्या हुआ कि 10:30 पे, ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस वगैरह की, मैंने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह किया जो मसला कर गया, या मेरी जो VM है वो उसके अंदर कोई OS करप्शन आ गई है, या मेरी VM करप्ट हो गई है, उसकी जो विंडोज़ है वो बूट नहीं हो रही है, ऐसा कोई भी मसला उसके अंदर आ रहा है, तो बजाय इसके कि मैं इसकी दोबारा पूरी इंस्टॉलेशन करूं, मैं क्या करता हूं कि मुझे पता है कि मैंने 10:15 पे एक स्नैपशॉट लिया था, ठीक है, तो मैं अपनी VM पे जाके इसका स्नैपशॉट जो है वो रिस्टोर, अपनी VM पे जाके इसका जो स्नैपशॉट है वो मैं रिस्टोर कर दूंगा कि 10:15 पे जो मैंने स्नैपशॉट लिया था वो ये था, ये ग्रीन वाला ना। मैंने कहा इस ग्रीन वाले को आप रिस्टोर कर दो। जब ये ग्रीन वाला स्नैपशॉट रिस्टोर होगा तो ये दोबारा राइट कर देगा इस डाटा स्टोर पे, एक्चुअली ये यही डाटा स्टोर है, ठीक है, इसके ऊपर राइट कर देगा। जब ये राइट करेगा और अब मैं अगर अपनी विंडो मशीन बूट करूंगा तो वो इस वाले टाइम पे होगी। इस टाइम पे जो भी मैंने चेंजेस की थी या नहीं की थी, वो इस टाइम पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो उस टाइम पे मशीन को ऑन करेगा। ठीक हो गया, तो स्नैपशॉट का ये फायदा होता है। स्नैपशॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्चुअल मशीन। अगर आप स्नैपशॉट नहीं बना रहे या आप स्नैपशॉट नहीं लेते तो आपकी वर्चुअल इन्वायरमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन मेक लाइफ ईजियर। तो अगर आपको ईजी करनी है लाइफ, तो आप अगर VMs बना रहे हैं तो आपने स्नैपशॉट्स भी लें या बैकअप लें अपनी VMs का, ताकि आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी VM को रिस्टोर कर सके इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ
और देखते हैं कि लैब में हम वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे, उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, टूल्स कैसे इंस्टॉल करेंगे और डिफरेंट चीज़ें कैसे इंस्टॉल करेंगे। सो बढ़ते हैं लैब की। ओके गाइस, हम अपनी लैब पे आ चुके हैं और लैब में हम देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। सबसे पहले आप मेक श्योर कर लें आपकी जो ई एक्स आई है वो रन कर रही है, और इसका जो आई पी है 128 है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने vSphere क्लाइंट से जाके इसको एक्सेस करता हूँ। अच्छा, ओके, अब हम आ चुके हैं इसके अंदर, और सबसे पहले जो हमने काम करना है वो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं वर्चुअल मशीन में जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास कोई भी मशीन मौजूद नहीं है। वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का एक तो तरीका ये है, यहाँ आपके पास छोटा सा आइकन और आ रहा होगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको वर्चुअल मशीन की क्रिएशन पे ले जाएगा। और अगर मैं राइट क्लिक करके इसके ऊपर न्यू वर्चुअल मशीन करता हूँ तो भी ये मुझे उसी जगह पे ले जाएगा। सो अभी हम इसको इस तरह करते हैं, और ठीक है, अभी टिपिकल और कस्टम दो ऑप्शन है। टिपिकल में आप देखें कि आपके पास ऑप्शंस कम है, लेकिन कस्टम में अगर आप जाते हैं तो आपके पास सीपीयू, मेमोरी, इस चीज़ों का भी है। टिपिकल में वो क्या करता है कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितनी रैम इनफ है। अगर आप विंडो एक्सपी इंस्टॉल करेंगे तो वो विंडो एक्सपी को नॉट मोर देन 1 GB साइन करेगा। विंडो 8 यूज़ करेंगे, 12 यूज़ करेंगे तो उसको 2 या 4 GB डिपेंड ऑन ओएस उसको डिसाइड करेगा। लेकिन अगर हम कस्टम पे क्लिक करते हैं तो हम मैन्युअली खुद चीज़ें ये डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कस्टम पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ हम अपनी वर्चुअल मशीन का नाम देंगे। ठीक है, ये वो नाम है जिस नेम से ये मशीन आपकी सेव होगी। तो मैं अभी विंडो 7 करने जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा विंडो 7x86। ठीक है, मैं 32 बिट इंस्टॉल करने जा रहा हूँ इसके अंदर, x86 करूँगा इसके अंदर इंस्टॉल, नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास दो डाटा स्टोर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैंने कल एक डाटा स्टोर बनाया था तो एक वो आ रहा है और एक जो मेरा पहले से है वो आ रहा है। तो मैं कोई भी डाटा स्टोर सेलेक्ट करूंगा, 22 कैपेसिटी मुझे कह रहा है कि इसके अंदर है। ठीक है, और इस टाइम 21.57 GB फ्री है, तो मैं इसी को चूज़ करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब ये मुझे वो वर्चुअल मशीन का वर्जन कह रहा है, और छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी कह रहा है दिस वर्जन विल रन ऑन VM6 और लेटर। अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन का जो वर्जन है वो 11 रखते हैं, ठीक है, और ये मशीन बना के आप इसको कल को मूव करते हैं 5.5 के ऊपर, तो उस मशीन पे कभी भी इस वीएम की सेटिंग्स चेंज नहीं होगी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको कंपैटिबल करना पड़ेगा वीएम वर्जन को 5.5 के साथ, या वर्चुअल मशीन का वर्जन वो लो करना पड़ेगा। अगर आप लो से हाई आ रहे हैं, अगर 5.5 पे हैं, तो आपको अपनी मशीन का वर्जन 11 करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको फिलहाल 11 पे ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 6 ही होगा, मेरे इन्वायरमेंट में 6 है, 5 है ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। यहाँ वो मुझसे पूछेगा कि वर्चुअल मशीन का ओएस कौन सा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से विंडो चूज़ कर लूँ, और यहाँ डिफरेंट आ रहे हैं, विंडो 10, 64, 8, और मैं विंडो 7 पे जाके 32 बिट सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ ये मुझसे सीपीयू पूछेगा कि आपने जो सीपीयू साइन करना है वो कितने वर्चुअल सॉकेट्स उसको साइन करने हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे वर्चुअल सॉकेट 2 दे दो। ठीक है, और नंबर ऑफ कोर कितने हो एक पे, तो मेरे पास एक ही अवेलेबल है तो मैं 1 करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ कोर्स मेरे पास 2 हो गया। डिपेंड ऑन योर सीपीयू, जितने कोर्स उसके अंदर अवेलेबल होंगे, ठीक है, जितना अच्छा आपका सीपीयू होगा उतने कोर ही आपको यहाँ दिखा देगा, और आप फिर चूज कर सकते हैं आपने कितने कोर्स पे करना है। अभी मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, और यहाँ ये मुझसे रैम का पूछ रहा है कि रैम कितनी रखनी है, तो मैं अभी इसको 2 GB दे दूंगा रैम, और नेक्स्ट करूंगा। यहाँ से मुझसे निक पूछ रहा है कि जो नेटवर्क अडॉप्टर है वो कौन सा अटैच करना है आपने। ठीक है, नेटवर्क अडॉप्टर की क्लास मैंने आपको पहले बता दी थी, वो इसलिए मैं आपको बताई थी ताकि आपके लिए ये चीज़ इजी हो जाए। तो अभी मैं इसको वीएम नेटवर्क दूंगा, क्योंकि मुझे वीएम नेटवर्क चाहिए, क्योंकि ये मशीन इस क्या कहते हैं, EXI से
इस EXI पे तो बात करें, इस EXI से लोकल मशीन पे भी आए, लेकिन अभी ये इंटरनेट यू चूज नहीं कर सके क्योंकि इंटरनेट की जो सेटिंग है वो मैंने अपने दूसरे स्विच पे की हुई है। सो अभी मैं इसको VM नेटवर्क पे ही करूंगा, ठीक है। और अगर आपने इंक्रीज करने हैं अपने नेटवर्क कार्ड यहीं से, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं 2, ठीक है, और फिर इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम मैं इसको 1 नहीं करूंगा। और कनेक्टेड एट पावर ऑन पे कनेक्ट हो जाए नहीं हो ये आप चूज कर सकते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट चेक ही रहने दें। नेक्स्ट करेंगे, SCSI कंट्रोलर की बात कर रहा है ये, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम यही यूज करते हैं SAS, ठीक है। जो हार्ड ड्राइव है वो SAS बेस्ड हो जाती है, या SAS बेस्ड उसको यूज करता है, ठीक है। तो आप इसको SAS ही रहने दीजिएगा और इसको कोई भी चेंजेस इसकी ना कीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये कहेगा क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, आप एक नई वर्चुअल डिस्क बनाना चाहते हैं, या आपके पास कोई ओल्ड डिस्क पड़ी हुई है, एक मशीन है, आप उसकी डिस्क इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। तो मैं अभी तो न्यू ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको साथ ही बना लें, क्योंकि ये वो आपकी हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर VMDK ये फाइल बनाएगा और VMDK को फिर यूज करेगा। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से मुझसे पूछ रहा है डिस्क का साइज क्या रखना है। सो अभी मैं मेरे पास 20 GB में इसको साइज रखता हूँ, और ये 3 ऑप्शन है, थिक प्रोविजन, इजर जीरो और थिन प्रोविजन। थिन प्रोविजन में ये क्या करता है कि आप इसको ओवर एलोकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो फॉर एग्जांपल जो आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, वो ये आपकी हार्ड ड्राइव है और ये 20 GB की हार्ड ड्राइव है आपकी, ठीक है। अब अगर आपने एक VM बनाई है इधर, और आप इस VM पे एक हार्ड डिस्क अटैच करते हैं और उस हार्ड डिस्क का साइज आप 30 GB रख देते हैं, और आप ये एक्सेप्ट कर लेगा अनटिल अनलेस ये थिन प्रोविजन है। अगर थिन प्रोविजन है वो क्या करेगा कि जितना डाटा इस पे स्टोर होता रहेगा उतनी ये हार्ड ड्राइव इससे लेता रहेगा, ठीक है। ये बहुत डेंजरस होता है जो थिन प्रोविजनिंग होती है, लेकिन हम नॉर्मली ये यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जितनी थिन प्रोविजनिंग कर रहे हैं, जितनी हार्ड डिस्क अटैच कर रहे हैं, आपकी एक्चुअल मशीन पे भी उतनी मशीन उतनी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो अभी मैं इसको थिन प्रोविजन पे रहने देता हूँ, और स्टोर विद अ वर्चुअल मशीन कर दें कि जो मेरी VMDK फाइल है, ठीक है, वो जहां मेरी VM स्टोर हो रही है, मतलब VM अगर मेरी इस डाटा स्टोर पे स्टोर हो रही है, ठीक है, तो जो मेरी VMDK फाइल है, ठीक है, ये W हो गया, VMDK फाइल है जिस जो जो मेरी C ड्राइव होगी या मेरी हार्ड ड्राइव जिसको आप कह सकते हैं, वो कहाँ सेव हो, वो इसी पे सेव हो या एक अलग मेरे पास डाटा स्टोर है उसके ऊपर सेव हो, ठीक है। ये आप चूज कर सकते हैं अगर आप चूज करना चाहें तो। फिलहाल हम इसको मशीन के साथ ही रखते हैं। नेक्स्ट करेंगे, और हम इसको नॉर्मली इसी तरह रहने देंगे वर्चुअल मशीन को। SCSI 0 पे ही 0.0 पे ही ये जो हार्ड ड्राइव है वो अटैच होगी, ठीक है। और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करूंगा ये नीचे प्रोसेस है 50%, अब ये कंप्लीट हो गया, अब मेरी वर्चुअल मशीन ये क्रिएट हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह करूंगा तो वर्चुअल मशीन, अगर आप क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे तो ये वर्चुअल मशीन आ जाएगी। अब देखें ये वर्चुअल मशीन आपके पास आ गई। ये टैब आप क्लोज कर दें, ठीक है। ये इसकी समरी दिखा रहा है। समरी में क्या दिखा रहा है कि नेटवर्क इसके साथ ये अटैच है, डाटा स्टोर ये है इसका, मेमोरी इसकी 2 GB है, 2 ये CPU है, VM वर्जन 11 है इसका, ठीक है। और ये चीज़ें अभी मैंने इसके साथ ISO इमेज अपना कोई अटैच नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यहाँ राइट क्लिक करके एडिट सेटिंग में जाऊंगा, ठीक है, एडिट सेटिंग में जाऊंगा इसकी अब ये देखिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ऑप्शंस मेरे पास, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी जो मेरी क्या कहते हैं उसे DVD है, उसके अंदर मैंने अपना वो देना है, क्या कहते हैं, ISO इमेज, ठीक है। अगर तो वो ISO इमेज आपके डाटा स्टोर पे है, मतलब ये डाटा स्टोर है ना मेरा, इसी के ऊपर मैंने कहीं अपलोड किया हुआ है तो मैं यहीं से इसको माउंट करवा सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास वो डाटा स्टोर माउंट नहीं है। वो डाटा स्टोर मेरे पास किधर है, वो जो ISO है, वो ISO इमेज मेरे पास ये लोकल सिस्टम में पड़ा है। अब लोकल सिस्टम से इसको कैसे मैप करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी आप इसकी एडिट सेटिंग में जाएंगे, ये ऑप्शंस आपने देख ली।
अगर आपको कोई नई चीज़ भी इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है, अगर आप शो ऑल डिवाइसेस करेंगे तो आपके साथ डिफरेंट आईडीई, जो हार्ड ड्राइव, डिफरेंट चीज़ें, वो चीज़ें, कीबोर्ड है, जो पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस है, वो चीज़ें अटैच दिखा देगा। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं कीबोर्ड, आप रिमूव भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, फिलहाल मैं इसके अंदर अगर ऐड करूंगा, ठीक है, तो ऐड के अंदर भी मैं डिफरेंट ऑप्शंस, यूएसबी, इथरनेट, हार्ड ड्राइव, स्कजी ड्राइव, जो भी है मैं इसके अंदर वो ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके ऑप्शंस में जाऊंगा तो यहाँ आप देखेंगे ये वर्चुअल मशीन का नाम आ रहा है, ये डाटा स्टोर में यहाँ सेव है, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीएम टूल्स अभी इंस्टॉल नहीं हुए इसके अंदर। पावर मैनेजमेंट क्या कह रहा है, हाउ शुड द वर्चुअल मशीन रिस्पोर्ट व्हेन द गेस्ट ओएस इज प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय। अगर मेरा गेस्ट ओएस और वो स्लीप मोड पर चला जाता है तो क्या करना है, इस मशीन को सस्पेंड कर दूं, वर्चुअल मशीन को मतलब पॉज पे लगा दूं, और या फिर वर्चुअल मशीन को ऑन ही रहने दूं। तो फिलहाल मैं वर्चुअल मशीन को ऑन ही रहने दूंगा। और अगर मैं इसके जनरल सेटिंग में जाऊंगा, ठीक है, तो आप सेटिंग में देख सकते हैं इनेबल लॉगिंग, डिसेबल एक्सेलरेशन, डीबग, रन नॉर्मली, ये कुछ बेसिक सेटिंग है जो इसी तरह रहेंगी। आपने इससे कभी भी ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि ये वो सेटिंग है जो पीछे डाटा स्टोर में इसकी जो फाइल होती है उसके अंदर लिखी जा रही है, रिटर्न हो रही है, ठीक है। अभी हम तो बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है मेमोरी सीपीयू हॉट प्लग, कि आप अगर आपकी मशीन रनिंग स्टेट में है और रनिंग स्टेट में ही आप कोई आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे जो रिक्वायर्ड कर रही है, जो अभी उसका जो यूजेज है वो हाई चला गया है आपकी वीएम का या आपकी वर्चुअल मशीन का या सीपीयू का, तो आपने अपना सीपीयू इंक्रीज करना है या रैम इंक्रीज करनी है, तो बजाय इसके आप अपनी वीएम को शट डाउन करें। अगर आप यहां से इनेबल मेमोरी हॉट ऐड कर देंगे और इनेबल सीपीयू हॉट ऐड कर देंगे तो ये मशीन ऑटोमेटिकली जब रनिंग में होगी आप इसके अंदर सीपीयू बढ़ा भी सकते हैं और रैम बढ़ा भी सकते हैं। अभी हम वो करके भी देखते हैं। बूट ऑप्शन में मैं कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा सिस्टम ऑन हो तो इसको बायोस में ले जाओ, क्योंकि मैंने कुछ इसकी सेटिंग करनी है। ठीक हो गया। ओके, ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें आप रिजर्व कर सकते हैं कि जब भी ये मशीन ऑन हो, जब भी ऑन करने की कोशिश करे तो सबसे पहले जो इसका सीपीयू है वो इतना रिजर्व रहे, इतने एमएचजी इसका रिजर्व रहे। रिजर्व से क्या मुराद है कि वो पहले चेक करे कि मेरे जो मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये मेरा EXI सर्वर है, इसके ऊपर 4 GB रैम है और 2.6 CPU है, ठीक है। अब मैंने एक VM बनाई है और VM को मैंने 2 GB रैम दे दी है। ये मेरी एक VM है, इसकी भी 2 GB रैम है और मैं इसको रिजर्व करता हूँ सेटिंग में जाके कि जब भी ये मशीन ऑन हो तो सबसे पहले ये अगर मैं इसकी सॉरी सॉरी रैम को मैं 3 GB कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब भी ये मशीन हो सबसे पहले ये 2 GB देखे कि 2 GB जो रैम है वो यहाँ अवेलेबल है कि नहीं। आया, ये ना हो कि ये जो मेरी मशीन है ये 2+ ले रही हो, या मेरी एक और मशीन है जो मैंने 1 GB सा क्रिएट कर ली तो 2 GB ये ले रही है यूटिलाइजेशन, 1 GB ये ले रही है, 3 हो गई। तो यहाँ अवेलेबल पीछे रह गई एक बेसिकली। सो टेक्निकली ये एक ही यूज कर पाएगा मैक्सिमम। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिजर्व कर दूंगा 2 GB पे। वो पहले चेक करेगा, जाएगा 2 GB अवेलेबल है, कहेगा नहीं मेरे पास सिंपल 1 GB अवेलेबल है जो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। तो मैं तो ये एरर दे देगा, मुझे वार्निंग दे देगा कि इतनी अवेलेबल नहीं है। ये आप बहुत क्रिटिकल मशीन्स के साथ करते हैं जिनको आपने प्रायोरिटी पर रखना होता है। इसी तरह आप सीपीयू के साथ भी अपनी ये सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कोई रिजर्व नहीं कर रहा इसकी और मैं इसको सिंपल ओके कर रहा हूँ और मैं अपनी यहाँ से मशीन को ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, मशीन ऑन करने के बाद इसका कंसोल कैसे आएगा? कंसोल के लिए अगर अगर आप ये कंसोल है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो तब भी आपके पास यहाँ कंसोल आ जाएगा इसका, जैसी मशीन ऑन होगी। और दूसरा तरीका आपके पास ये, अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन कंसोल करेंगे, ठीक है, तो तब भी आपके पास इसका कंसोल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें दोनों कंसोल मेरे पास आ गए हैं, यहाँ भी कंसोल है और यहाँ भी कंसोल है। सो फिलहाल मैं इस कंसोल को बंद करता हूँ और अपनी समरी पे चला जाता हूँ और इस कंसोल को ऑन करके, क्योंकि अभी ये ऑन होके अपनी बायोस में जाएगा,
ठीक है, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि फोर्स बायो स्टार्ट में जाना है, तो ये बायोस में जाएगा। बायोस में हम इसके साथ आईएसओ इमेज अटैच करेंगे इसका, और बायोस से या हम यहाँ से करेंगे, तो फिर हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब तक ये ऑन हो रहा है, क्योंकि टाइम ले रहा है, क्योंकि मैंने अभी वर्चुअल मशीन यहाँ बनाई हुई है और फिर यहाँ गया हूँ, इसलिए टाइम ले रहा है। लेकिन फिजिकल अगर आप ये करेंगे सर्वर को, तो ये टाइम कम लेगा। अच्छा, अगर मैं इसके ये जो सीडी नज़र आ रही है इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, जो मेरी लोकल डी ड्राइव है, कहता है उससे अटैच कर दूं, या कनेक्ट टू आईएसओ इमेज ऑन लोकल डिस्क है उससे करूं, या होस्ट डिवाइस से करूं, या डाटा सोर्स से करूं। तो अभी मैं करूंगा, मेरी लोकल डिस्क पे है, तो मैं अगर कनेक्ट टू आईएसओ इमेज ऑन लोकल डिस्क करूंगा, तो ये देखिए मैं लोकल पे आ गया हूँ। और अगर मैं इसके डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ से मैं आईएसओ पे जाऊँगा, और यहाँ से मैं ये जो आईएसओ अपना उसको यहाँ से अटैच कर सकता हूँ। अभी मैं इसके अंदर ठीक है, अभी इसके अंदर बायो बूट में जाके इसकी बूट मेन्यू में मैं थोड़ी चेंजेस करूँगा, कि इसका जो फर्स्ट बूट प्रायोरिटी है वो हार्ड डिस्क हो, नेटवर्क नहीं हो, या मेरी यूएसबी ड्राइव हो, या मेरे समथिंग एल्स हो, तो वो सेटिंग करके हम इसको ऑन करेंगे। आई थिंक मैंने ये सेंड कर दिया था, जिसकी वजह से ये सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। क्योंकि बायोस पे अगर आप कंट्रोल आर डिलीट प्रेस करते हैं, तो वो सिस्टम आपका दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये देखिए, ये इसने एरर दे दी है। ठीक है, कि मेरे पास, सॉरी, इसने मेरी जो आईएसओ इमेज है उसको लोड कर लिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या कह रहा है। मैं इसको विंडो सेटअप पे करके यक्स करता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरी विंडो लोड कर देगा। सो इंस्टॉल करते हैं विंडो को, नॉर्मली जिस तरह हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी लैब में, और फिर देखते हैं कि विंडो इंस्टॉल के बाद हमारे पास क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं, वीएम टूल्स कैसे इंस्टॉल करने, डिफरेंट चीज़ें कैसे इंस्टॉल करनी। फिलहाल इसने मेरा आईएसओ इमेज माउंट कर लिया है, जिसको मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ कि ये मेरा माउंटेड है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसके बाद वापस आते हैं। ओके गाइस, अच्छा, तो अभी ये हमारी जो वीएम है वो इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले एक काम करना है कि अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से आपको ये चीज़ दिखें, मेरा माउस बिल्कुल तो मसला कर रहा है, इसका जो ग्राफिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर वो करने वीएम टूल्स इंस्टॉल करने। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं, और कंट्रोल और आल्ट को अगर आप प्रेस करेंगे, तो माउस रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसके जाएंगे वीएम के अंदर। वीएम के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर गेस्ट के अंदर, और इसके अंदर इंस्टॉल एंड अपग्रेड वीएमवेयर टूल्स, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब जो टूल्स की है, जो वो आईएसओ उसके अंदर माउंट हो जाएगा सेटअप इसका। तो अभी हमने इसको फुल स्क्रीन करना है, तो ये व्यू में अगर आप आएंगे तो यहाँ से ऑटो फिट कर देगा उसको, अगर वीएम टूल्स इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और एंटर फुल स्क्रीन अगर आपने फुल स्क्रीन करनी है इसकी। और अभी इसकी मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, और फाइल में सिर्फ एग्जिट है, ये इसको क्लोज कर देगा। इसकी फुल स्क्रीन करते हैं और चलते हैं इसके, वेयर माय माउस गोज, अगर मैं इसके माय कंप्यूटर में इस पर डबल क्लिक करेंगे आप, तो अब ये रन होगा। तो फिर हम इसके टूल्स इंस्टॉल करेंगे। इसकी सिस्टम ये परफॉर्मेंस जो है वीएम्स की, क्योंकि मैंने तो एक ही मशीन पे काफ़ी वीएम्स बनाई हुई हैं, तो इसलिए थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसकी स्लो भी है, और जो ग्राफिक्स है वो भी थोड़े से इसलिए नहीं सही चल रहे, क्योंकि अभी तक वीएम टूल्स इंस्टॉल नहीं है इसके अंदर।
वीएम टूल्स में कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और आपके जो वीएम टूल्स हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा ओके, तो अभी हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टिपिकल पे रहने देंगे या कंप्लीट, जो भी आप टिपिकल पे इसको इंस्टॉल करते हैं सिंपली, और नेक्स्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो जैसे ये टूल्स इंस्टॉल होते हैं फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इस वक्त कैसी है, और फिर उसके बाद हम इसके स्नैपशॉट्स पे देखेंगे कि इसके वीस्पेयर में स्नैपशॉट्स कैसे बनते हैं और उन स्नैपशॉट्स को रिस्टोर कैसे किया जाता है। सो अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, तो इंस्टॉलेशन के बाद इसकी देखते हैं नेक्स्ट। ओके गाइस, अच्छा अभी मैंने VMware टूल्स इंस्टॉल किए थे और अभी ये मेरा सिस्टम रिबूट होके आ गया। तो आप गौर कर रहे होंगे कि इसकी जो स्क्रीन है वो ऑटो फिट हो गई है मेरे रेजोल्यूशन के साथ, जो सिस्टम की मेरी फिजिकल रेजोल्यूशन है, जो मेरी LCD है उसके साथ। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने VMware टूल्स इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे मेरी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी बेहतर हुई है। पहले तो बहुत स्लो और बिल्कुल आपने गौर, अगर आप थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो वीडियो सॉरी ये जो रेजोल्यूशन थी ये बिल्कुल ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है आपको VMware टूल्स करने का, और VM टूल्स करने के बाद आपको बहुत सी ऑप्शंस और डिफरेंट चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इसके साथ कंपेटिबल हो जाती है। तो अभी मैं इसकी स्क्रीन करता हूँ, और अच्छा, अब आपने VMware टूल जैसे इंस्टॉल कर लिया है इसके ऊपर, और अगर आप इसकी विंडो क्लोज कर दें, तो जब आप यहाँ देखेंगे अपनी विंडो के ऊपर, तो ये देखें ये आपको स्टेटस दे रहा है VMware टूल्स रनिंग करंट, और यहाँ इसने सिस्टम का IP भी आपको दे दिया है, DNS नेम भी आपको दे दिया है। अगर टूल्स आपके पास नहीं इंस्टॉल, तो ना तो ये आपको IP यहाँ दिखाएगा और ना ही ये सिस्टम का नेम दिखाएगा, क्योंकि ये फिजिकल मशीन जो EXI है वो आपकी विंडो 7 की मशीन से बात ही नहीं कर सकेगा। जब वो बात नहीं कर सकेगा, उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा अंदर कि क्या OS है, क्या इसके अंदर इसका DNS नेम क्या है, इसका लोकल सिस्टम नेम क्या है, इसका IP क्या है, तब तक ये इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ नहीं आएंगी। अच्छा, तो VMware टूल्स के बाद अब हम बात करते हैं स्नैपशॉट्स की। स्नैपशॉट आप किसी भी मशीन का उसकी रनिंग स्टेट में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रनिंग स्टेट में लेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेता है स्नैपशॉट क्रिएट करने में भी और स्नैपशॉट रिवर्ट करने में भी। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी मशीन को शट डाउन करके लेंगे तो थोड़ा वो जो प्रोसेस है वो क्विकली हो जाएगा, स्नैपशॉट रिस्टोर भी और स्नैपशॉट जो आपका आप क्रिएट कर रहे होंगे उसमें भी। अच्छा, एक ऑप्शन जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो VMware टूल्स होने की वजह से मैं अगर पावर में जाके अगर पावर ऑफ करूंगा, तो इस पावर ऑफ का मतलब है जिस तरह आपने फिजिकल मशीन से पावर अनप्लग कर दी है। अगर मैं इसको पावर ऑफ करूंगा तो ये फोर्सली शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंड करूंगा तो ये जो मेरी मशीन है वो पॉज पे चली जाएगी, और रीसेट करूंगा तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सॉरी जो इसकी रेजोल्यूशन वगैरह ये चीज़ें वो रीसेट हो जाती हैं सारी। शट डाउन गेस्ट करूंगा मैं इसको, तो ये एक्चुअली विंडो को शट डाउन करेगा। एक प्रॉपर प्रोसेस है जिस तरह हम शट डाउन की कमांड देते हैं सिस्टम के अंदर या जो भी। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं इसको पावर ऑफ कर दूं यहाँ से इस तरह, तो ये देखें ये मशीन मेरी उसी वक्त पावर ऑफ होगी जिस तरह मैंने इसकी पावर ही निकाल दी है सिस्टम के अंदर से। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं ये अगर आप स्नैपशॉट से पहले ऐड परमिशंस में हैं, ठीक है, तो यहाँ आप जो आपने यूजर्स मैंने पिछले में आपको बताए थे कि EXI में यूजर कैसे बनते हैं, तो EXI में अगर आप यूजर बनाते हैं तो यूजर बेस्ड राइट्स भी आप इस मशीन पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अभी हम इसको करेंगे कि हम इसकी जो स्नैपशॉट है, टेक स्नैपशॉट करेंगे इसका। ठीक है, टेक स्नैपशॉट करके आप कोई भी नाम इसको बेस बेस स्नैपशॉट मैं इसका नाम दे देता हूँ और इसको मैं ओके करूँगा। तो ये जो मेरा स्नैपशॉट है वो क्रिएट हो रहा है, नीचे आप प्रोसेस में देख सकते हैं, और ये उसने उसी वक्त क्रिएट कर दिया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह जब आपने रिवर्ट करना है स्नैपशॉट, तो आप स्नैपशॉट में जाके स्नैपशॉट मैनेजर में जा सकते हैं या रिवर्ट पे कर सकते हैं। स्नैपशॉट मैनेजर पे जाना ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट स्टेट्स आ जाएंगी स्नैपशॉट की, कौन कौन सी स्टेट है इस वक्त। आप किसी भी स्नैपशॉट पे जाके गो टू करेंगे और यस कर देंगे, तो ये स्नैपशॉट इसका रिवर्ट हो जाएगा।
ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया कि स्नैपशॉट रिवर्ट कैसे करना है, VMware टूल्स कैसे करने हैं, VM हमने कैसे इंस्टॉल करनी है। ठीक है। एक और चीज़, अगर आपने अपनी मशीन को रिमूव करना है यहाँ से, लेकिन आपने डाटा स्टोर से डिलीट नहीं करना, तो आप राइट क्लिक करके अगर रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री कर देंगे और यहाँ से यस करेंगे, तो ये मशीन आपकी यहाँ से गायब हो गई। अब गायब होने का मतलब, यहाँ से जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये मशीन आपके डाटा स्टोर से ही डिलीट हो गई है। अगर आपने किसी और डाटा स्टोर में माउंट करना है, किसी और जगह माउंट करना है इसको, तो आप सिंपल अपने डाटा स्टोर को ब्राउज करेंगे। और ये मेरी मशीन थी, इसके ऊपर ये VMX फाइल है। ये VMX फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टू इन्वेंट्री कर दूंगा और इसी नेम से अगर मैं इसको इसी सर्वर के ऊपर माउंट कर दूंगा, तो ये यहाँ मेरे पास दोबारा आ गई मशीन। ठीक है। अगर मैं डिलीट फ्रॉम डिस्क करूंगा, तो ये मशीन को यहाँ डाटा स्टोर से भी डिलीट कर देगा। ठीक हो गया गाइस। तो अभी हम इसको पावर ऑन करके छोड़ देते हैं मशीन को। और ये तो था आपका आज का लेक्चर कि हमने वर्चुअल मशीन कैसे बनानी है और वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। थैंक यू गाइस। थैंक्स, आपने आज का लेक्चर भी सुना। और अभी हमने जो चीज़ें कर ली हैं वो हमने EXI इंस्टॉल कर ली है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, उसके बाद हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्टोरेज को देखा, और आज हमने फाइनली वर्चुअल मशीन्स को बना के देखा कि वो कैसे बनती हैं, उसके स्नैपशॉट और VM टूल्स कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या कर रहे होंगे, हम vCenter इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए थोड़ा सा फेवर करें। vCenter इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले दो सर्वर आप इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पे। 2012 कर लें, क्योंकि मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, 2012 R2। ठीक है। एक को बनाएं अपना डोमेन कंट्रोलर। ठीक है। डोमेन कंट्रोलर बना दें, और फिर 2012 R2 करके उसके ये सिंपल मशीन रहने दें और इसको डोमेन ज्वाइन करवा दें। ठीक है। इसको आप कर दें मेंबर सर्वर। मेंबर सर्वर मींस जो आपका डोमेन ज्वाइंट सिस्टम होता है, इसको आप मेंबर सर्वर कर देंगे। ठीक है। जब आप मेंबर सर्वर कर देंगे, तो फिर जब मैं अब नेक्स्ट लैब कर रहा हूँ उसमें मैं यही प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ। एक मेरे पास DC होगा और एक मेरे पास सर्वर 2012 की मशीन होगी जो मेंबर सर्वर होगा, और इसके ऊपर मैं फिर vCenter इंस्टॉल करने जाऊँगा। अच्छा, vCenter इंस्टॉल करने से पहले या नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि vCenter इंस्टॉल करने के लिए आपको 8 GB रैम रिक्वायर्ड होती है। ये कंपलसरी है। इससे नीचे अगर आपने रैम असाइन की हुई है तो वो vCenter इंस्टॉल नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास घर में सिस्टम है जिस पे आप लैब्स कर रहे हैं, उसकी टोटल ही 8 GB है, तो कोई इशू नहीं है, आप अपने vCenter को 8 GB वर्चुअल रैम असाइन कर दें। यूज़ ये कम ही करेगा, यूज़ ये 2 to 4 यूज़ करेगा रैम। ठीक है। लेकिन 8 GB इसके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि ये डिफरेंट प्रोसेस को रन कर सके। ठीक है। तो आपको 8 GB रैम कंफर्म करना है कि आपने 8 GB अपने vCenter को दी हुई है, और DC को चाहे आप 1 GB रैम दे दें, 2 GB रैम दे दें, डजंट मैटर। ठीक है। और ये चीज़ आप कर लें, ये सेटअप। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इस पे काम करेंगे vCenter पे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम vCenter इंस्टॉल कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।